हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर 5 जो कि आपकी रहेगी रे ऑप्टिक्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी लेट। देखिए क्वेश्चन है आपके पास 23। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर एंड सम अदर मीडियम आर रिस्पेक्टिवली लैम्डा ए एंड लैम्डा एम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इन दोनों का रेशियो होता है। इन टर्म्स ऑफ अगर वेवलेंथ बात करते हैं तो इन दोनों का क्या मिलेगा, आपको रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लाइट की जो वेवलेंथ है एयर के अंदर लैम्डा ए है, ये क्या है लैम्डा ए है, और मीडियम दूसरा मीडियम है कोई लैम्डा एम है। तो जस्ट ये यहाँ पे आपको फॉर्मूला ही पूछ रहा है लैम्डा ए बाय लैम्डा एम, दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ए आपका क्या रहेगा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। द बॉटम ऑफ द कंटेनर फिल्ड विद अ लिक्विड अपीयर स्लाइटली राइज अप बिकॉज ऑफ। जो कंटेनर है उसका बॉटम जो है थोड़ा सा, अगर वो पानी से भरा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों क्यों होता है, ऐसा बताइए। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, इंटरनल इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन। देखो इंटरफेरेंस और ये सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं, तो अब मैं इनके बारे में भी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो पहले मेरे को इसका आंसर दो कि फिल्ड कर रखा है पानी से या कोई भी लिक्विड से हमने, तो उसका जो बॉटम होता है वो स्लाइटली राइज अप हुआ हमें दिखाई देता है, अपीयर होता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। ठीक है, किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से रेज जो है वो डेविएट कर जाती हैं। रिफ्रैक्शन मैंने आप लोगों को बता रखा है, रिफ्लेक्शन भी बता रखा है कि लाइट का एक मीडियम से टकरा के उसी मीडियम में वापस टर्न बैक कर जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, इंटरफेरेंस की अगर बात करते हैं, इंटरफेरेंस ये क्या होता है? इंटरफेरेंस क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूट होना क्या कहलाता है? आपके पास इंटरफेरेंस कहलाता है। और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होता कहाँ से है? मान लो कि मेरे पास दो सोर्स हैं। ठीक है, ये दो सोर्स से लाइट आ रही है, लाइट आएगी वेव की फॉर्म में, क्योंकि ये जो इंटरफेरेंस फिनोमिना है ये हमें बताता है लाइट का वेव नेचर। अभी तक हम रे पढ़ रहे थे, ये किसके बारे में बताता है? वेव नेचर के बारे में बताता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस ऊपर वाली को, ये जो ऊपर एम्पलीट्यूड जिसका पॉजिटिव में है इसको क्रस्ट बोला जाता है, नीचे वाली को ट्रफ बोला जाता है। ठीक है, ट्रफ बोला जाता है। अब होगा क्या अगर मेरे पास क्या है, दोनों को मिक्स करेंगे। दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन वी कैन कंसीडर। यहाँ पे अगर हम दोनों रेज को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एक साथ। मान लो कि इसकी जो क्रस्ट है दूसरी वाली के क्रस्ट के ऊपर ही आ रही है, तो इसका जो नेट एम्पलीट्यूड है वो कुछ इतना हो जाएगा। एवरेज अगर निकालेंगे दोनों की तो वो कुछ इतना यहाँ तक हो जाएगा। एवरेज में ये आएगी वेव आपके पास, जो रिजल्टेंट आएगा दोनों का। तो ओवरऑल जो इसका एम्पलीट्यूड था वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो एनर्जी क्या होगी? रीडिस्ट्रीब्यूट होगी दोनों के अंदर। ठीक है, दो जो वेव थी, दो थी या तीन थी, तो टू या मोर देन टू सोर्सेज अगर हम रखते हैं साथ में, तो वहाँ पे लाइट क्या करती है? रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी कि क्रस्ट पे क्रस्ट आता है तो हमारे पास एम्पलीफाई होगी चीज़ें, और अगर क्रस्ट पे ट्रफ आता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और वहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? आपकी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये बात हम पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो इंटरफेरेंस है इसके लिए क्या चीज़ें सबसे मस्ट हैं। ठीक है, क्या चीज़ होनी चाहिए? देखो फर्स्टली यहाँ पे अगर मैं कंडीशन की बात करूँ, कंडीशन आपके पास फर्स्ट होनी चाहिए कि सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। आपके पास सोर्सेज जो है कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट होने चाहिए। अगर कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है तो इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। ठीक है, अब ये कोहेरेंट मीन्स यहाँ पे क्या होता है? कोहेरेंट की जो हम बात कर रहे हैं ये होता क्या है? यानी कि कोहेरेंट की अगर बात बताएं तो दो सोर्स कोहेरेंट कब कहलाएंगे? या टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन दे हैव, टू सोर्सेज सेड टू बी
said to be coherent when they produce light of same frequency, wavelength and in same phase। अगर मेरे पास दो सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट कब कहलाएंगे, जब उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई लाइट जो होगी, वो जो लाइट देंगे हमें, वो उनकी फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए, दोनों जो लाइट हमें मिल रही है दोनों की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, ठीक है, स्पीड सेम होनी चाहिए उसकी। और दूसरा यहाँ पे जो मस्ट कंडीशन होती है वो क्या रहेगी आपकी, सेम फेज होना चाहिए, सेम हो फेज, या फिर यहाँ पे कहोगे फेज कांस्टेंट, ठीक है, फेज यानी कि आप कहोगे यहाँ पे और कांस्टेंट फेज। फेज आपके पास या तो दोनों का सेम हो या फिर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उन सोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्सेज बोलेंगे, ठीक है। अब ये कोहेरेंट सोर्सेज बनाएंगे कैसे, यहाँ पे अगर आपने थ्योरी में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा हो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वो क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न वहाँ पे आपको बना के देता है। तो ये जो कोहेरेंट सोर्सेज है उन्होंने किस तरीके से बनाए हैं कि मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे ले लेते हैं एक, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे करवाती हूँ, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो होगा क्या, यहाँ पे देखो, ये मैंने एक स्क्रीन ली, ठीक है, मतलब एक जो है स्लिट ले ली, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, एक स्लिट है या फिर कोई कपड़ा है एक तरीके से मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या किया, एक सोर्स रखा लाइट का, ठीक है, लाइट का क्या रखा, एक सोर्स रखा, इसमें मैंने दो होल कर दिए, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, दो होल यहाँ पे सेम इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए ये, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, ये S1 सोर्स था, ये S2 सोर्स था। अब इनमें से लाइट जाएगी तो ये बिहेव करेंगे एज ए टू कोहेरेंट सोर्सेज, किसकी तरह बिहेव करेंगे, दो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न बनेगा, ये आपके पास क्रस्ट आएगी, ये ट्रफ आएगी, फिर ये क्रस्ट आएगी, एंड देन ये फिर से ट्रफ, ठीक है। और इस सोर्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पहले क्रस्ट के बाद ट्रफ, अभी मैंने क्या बताया आपको कि अगर क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है तो हमारे पास होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। क्या होगा कि अगर मेरे पास एक लाइट रे ये आई और इसके साथ ही ये दूसरी आ गई, ठीक है, क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है, ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है, देन हम क्या कहेंगे, वहां से क्या कहेंगे कि इंटरफेरेंस जो हो रहा है आपके पास दैट इज कौन सा होगा, हाँ जी, कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर हमारे पास उल्टा हो जाए, यानी कि ये एक रे थी मेरे पास और दूसरी राइट रे क्या आई, इसके इस तरीके से आ गई, ठीक है, क्रस्ट पे ट्रफ आ गया, ट्रफ पे क्रस्ट आ गया, दैट्स वाई यहाँ पे इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, क्या बोला जाता है इसको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हुआ क्या यहाँ पे देखो, ध्यान देंगे थोड़ा कि जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव हो रहा है वहां पे, जहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है वहां पे हम लगाएंगे डॉट, क्रस्ट पे क्रस्ट है, ट्रफ है, ठीक है, और यहाँ पे डॉट आएगा और यहाँ पे डॉट आएगा, और कहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी डॉट आएगा, दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, ओके। और जो जहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, मतलब कि अपोजिट आ रहे हैं, तो उन पे क्या आएगा आपके पास, क्रॉस, इस तरीके से, ठीक है, यही बनेगा, यहाँ पे भी क्रॉस आएगा, ओके।
तो यहाँ पे होगा क्या, मैंने इसके आगे यानी कि अप्रोक्सीमेट एट 10 सेंटीमीटर और 2 मीटर यहाँ पे एक स्क्रीन रखी, इसको बोल देंगे दिस इज एट डी डिस्टेंस। इस एक्सपेरिमेंट में ये 2 मीटर था, ठीक है। ये क्या है, आपकी स्क्रीन जहाँ पे आपको पैटर्न मिलेगा, स्क्रीन है। तो होगा क्या, यहाँ पे जैसे जैसे हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ब्राइट, ब्राइट, ठीक है। फिर इन वालों को जोड़ेंगे, बहुत सारे आएंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको डार्क, डार्क फ्रिंज बोलेंगे इसको, ठीक है। फिर इनको जोड़ेंगे, फिर आपके पास क्या आएगा, ब्राइट आएगा। ये वाले जोड़ेंगे, फिर से डार्क आएगा, यहाँ पे भी ब्लू बनेगा। ये ब्लू वालों को जोड़ेंगे, फिर से आपके पास ब्राइट, एंड फिर से आपके पास ये ब्राइट, बीच में एक ये रह गया येलो वाला, ये क्या आएगा, डार्क, ठीक है। एंड इसी तरीके से अल्टरनेट आपके पास क्या आते जाएंगे, डार्क ब्राइट बैंड आते जाएंगे, ठीक है, डार्क एंड ब्राइट बैंड्स आते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंटरफेरेंस पैटर्न, किसी की इंटेंसिटी बहुत कम होगी, किसी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जो पैटर्न आपको मिलेगा यहाँ पे वो किस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके से, ये डार्क होगा आपका, ठीक है, ये ब्राइट बैंड बन रहा है यहाँ पे, फिर ये डार्क बनेगा, फिर उसके बाद ये ब्राइट बनेगा, फिर से ये डार्क बनेगा। इस तरीके से ऑल्टरनेट क्या आते जाएंगे, आपके पास डार्क एंड ब्राइट बैंड्स आते जाएंगे, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा जी, अब इसकी अगर इंटेंसिटी की बात करते हैं, भी जो इंटेंसिटी हमें मिल रही है आगे वो किस तरीके से रहेगी, तो इंटेंसिटी पैटर्न कुछ ऐसा रहता है। यहाँ पे आप ले लेते हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या है, वेवलेंथ के साथ इस तरीके से जो है यहाँ पे लेंगे पाथ डिफरेंस, क्या लेंगे, x, दैट इज योर पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, और यहाँ पे लेंगे हम क्या, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी अगर सेंट्रल की देखें तो सेंट्रल की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीजिंग डाउन होती जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये ऐसा कब होगा, अब यहाँ पे कंडीशन आती है कि हमारे पास डार्क बैंड कब बनेगा, ब्राइट बैंड कब बनेगा, तो उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, फॉर ब्राइट बैंड, ब्राइट फ्रिंज बोल देंगे, क्या होगा आपके पास, पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन लैम्डा, वेयर एन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू सोन, एंड फॉर द डार्क फ्रिंज, for the dark fringe your path difference must be equal to 2n minus 1 lambda by 2, where also n is starting from 1 and at a so, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास क्या होती है, इंटरफेरेंस में कंडीशन होती है। इंटरफेरेंस क्लियर है, ठीक है, जो मतलब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, क्लियर। चलिए इसको नोट कर देंगे फटाफट से, जितना भी यहाँ पे आपने पढ़ा है आज इंटरफेरेंस के बारे में। ओके, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसी के द्वारा हम वो जो है निकालते हैं यहाँ पे कंडीशन, जो हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को बताई है आपके पास, ठीक है। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे हमने पाथ डिफरेंस निकाला, वैसे ही एक होता है आपके पास फेज डिफरेंस, वो भी देखिएगा। यहाँ पे क्या होता है दूसरा, फेज डिफरेंस, जिसकी हमने कोहेरेंट सोर्सेज के लिए बात की थी, फेज डिफरेंस दैट इज फाई। ये पाथ डिफरेंस के साथ कैसे रिलेट होता है, x इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, और इनटू में क्या आता है यहाँ पे आपके पास फाई, ठीक है। पाथ डिफरेंस में और फेज डिफरेंस में ये रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों की वैल्यू यहाँ पे आप बता सकते हैं।
दोनों की जो कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए वो आप यहाँ से बता सकते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है जी। डायफ्रैक्शन फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। टू लेंसेज ऑफ एक्रोमेटिक डबलेट शुड हैव, ये कह रहा है कि दो लेंसेज हैं ऑफ एन एक्रोमेटिक डबलेट, उनके पास क्या होना चाहिए, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्रोमेटिक डबलेट क्या होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, ठीक है। एक्रोमेटिक डबलेट क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किसका, ऑफ टू लेंसेज। वो कन्वर्जिंग भी हो सकते हैं, डाइवर्जिंग भी हो सकते हैं, मीन्स कनकेव लेंस भी हो सकता है आपके पास और कन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, ठीक है। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इट क्या करेंगे, क्रोमेटिक एब्रेशन जो होता है इज रिमूव्ड, ठीक है। क्रोमेटिक एब्रेशन यानी कि ये क्या होता है, क्रोमेटिक एब्रेशन जैसे कि हमने डिस्पर्सन में देखा था, सारे कलर जो है अलग अलग फैल जाते हैं, ठीक है। डिस्पर्सन में क्या होता है, अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण कलर जो है वो डेविएट कर जाते हैं। रेड अलग दिखेगा, वोयलेट अलग अलग दिखेगा, लेकिन क्रोमेटिक एब्रेशन में क्या, ये कलर को एक साथ लेके आने के लिए, यानी कि टू ब्रिंग, इसमें क्या है, सिंपल अगर बात करें तो एक्रोमेटिक डबलेट ये जो है इसका मतलब क्या है, दैट इज टू कोइंसाइड द रेड एंड रेड एंड वोयलेट कलर एट सेम पॉइंट। समझ में आई बात, ठीक है। यानी कि वो उसको बिखरने नहीं देता, सीधी सी बात ये है। एक्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, ये क्रोमेटिक एब्रेशन में वो अलग अलग हो जाते हैं, और एक्रोमेटिक डबलेट जो हम यूज करते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, एक अगर कन्वर्ज करेगा तो दूसरा उतना ही डाइवर्ज कर देगा, यानी कि पैरेलल रेज अपने को देखने को मिलेंगी, सारी रेज इकट्ठी मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, कह रहा है कि दोनों की पावर जो है, जो हम दो लेंस लगाएंगे उन दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इक्वल डिस्पर्सिव पावर होनी चाहिए, इक्वल रेशियो ऑफ देयर डिस्पर्सिव पावर, या फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर पावर एंड डिस्पर्सिव पावर इक्वल टू 0। तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे होगी फॉर ए एक्रोमेटिक डबलेट के अंदर जो दो लेंसेज होते हैं। हाँ जी बताइए, बताइए कौन सी यहाँ पे कंडीशन आपके पास है होगी। जरूरी नहीं है दोनों की पावर इक्वल हो, ठीक है। इक्वल इन द सेंस कि वो जितना कन्वर्ज कर रहा है उतना भी आगे जो आगे वाला है वो उतना ही कन्वर्ज करे, ठीक है, जरूरी नहीं। इक्वल डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सन की भी पावर जरूरी नहीं है इक्वल होनी चाहिए, ना जरूरी है इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। हमारे पास होना क्या चाहिए, ओमेगा 1, ओमेगा इज व्हाट, डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा 1 P1 प्लस ओमेगा 2 P2 मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट किस किस की, देयर पावर एंड डिस्पर्सिव पावर इक्वल टू 0। क्या होनी चाहिए आपकी, सम इन दोनों का इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ आई बात, ठीक है। ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है यहाँ से, तो ध्यान से करेंगे इसको, ओके, नोट करें, नोट करो फटाफट से यहाँ। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स इज वैलिड व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशंस आर। रे ऑप्टिक्स कब वैलिड होगी, जब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन क्या होने चाहिए, ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, मच स्मॉलर देन द
वेवलेंथ ऑफ लाइट, या ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मिलीमीटर या मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या होना चाहिए रे ऑप्टिक्स के अंदर, क्या होना चाहिए? देखो जो स्कैटरिंग है वो हमारी रे में नहीं आती। रे में आते हैं कौन कौन से फिनोमिनाज, जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, आपका डिस्पर्सन हो। ये 3 फिनोमिनाज हमारे पास क्या है, रे ऑप्टिक्स को फॉलो करते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम कंसीडर करते हैं कि लाइट हमारी किस फॉर्म में चल रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रे। ठीक है, एक रे यहाँ पे बीम ऑफ कलेक्शन ऑफ रेज जिसको हम बीम बोलते हैं, वो बीम की फॉर्म में लाइट हमारे पास पहुंच रही है। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पे मान के चलते हैं। तो उसके केस में जो साइज है पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का साइड क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर ये कंपेरेबल होगा तो क्या होगा, सेम होगा, तो क्या होगा, लाइट जो है उससे टकरा के स्कैटर कर जाएगी। यानी कि वहाँ पे हम मानेंगे ऐसा कुछ कि ये मेरे पास एक पार्टिकल था और ये कंपेरेबल में था किसके, इस लाइट की वेवलेंथ की। लाइट आएगी, इससे टकरा के क्या कर जाएगी, लाइट बिखर जाएगी। ठीक है, ऐसा होगा अगर ये कंपेरेबल हुए तो, लेकिन हमारे पास ऐसा फिनोमेना नहीं होता इन द रे ऑप्टिक्स। मच स्मॉलर अगर होगा तो क्या होगा, ये लाइट का पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल है यहाँ पे। ठीक है, लाइट रेज आई तो लाइट रेज आएंगी और इससे ऐसे ही चली जाएंगी। ठीक है, तो मच स्मॉलर भी नहीं होना चाहिए ताकि फिनोमिना ही नहीं मिलेगा फिर तो अपने को। ठीक है, और मिलीमीटर के साइज का ये कोई डायमेंशन यहाँ पे हम पर्टिकुलर नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ अगर देखें वो अलग अलग होती है, हर एक कलर के लिए देखें या फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है अपना उसके अंदर देखें, तो हर एक कलर की वेवलेंथ क्या है, अलग अलग है, हर एक रे की वेवलेंथ क्या है, अलग अलग है। तो वहाँ पे हम ये डायमेंशन या ऑर्डर जो है हम बता नहीं सकते। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इससे आसान तो क्या ही क्वेश्चन होगा, इससे आसान तो क्वेश्चन क्या ही होगा आपकी। देखो कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का कितना है, 1.33। 1.33 व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है, वी हमें निकालना सी बाई म्यू। फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ मेरे को क्या आएगी वैल्यू। फॉर्मूला सामने पड़ा है, वैल्यू आपके सामने पड़ी है सारी की सारी, फटाफट से बता दो क्या आएगा। हाँ जी, क्या रहेगा, देखो क्या करेंगे हम, सी की वैल्यू हमें पता है, वी हमें निकालना, सी हमें पता है कितना, 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई म्यू, एंड म्यू इज 1.33। 1.33 जैसे हम इसको सोल्व करेंगे ये अपने पास आ जाएगा। 1.33 का मतलब क्या होता है, 4/3, कितना होता है 4/3। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन जो है बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन आपके पास रहेगा करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ग्लास एंड क्या, डायमंड। ठीक है, क्या है ये, डायमंड है। ओके, ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का, डायमंड का आपके पास ये गिवन है, डी पीछे रह गया इसका। हाँ जी, वाटर का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू वाटर 1.33, म्यू फॉर ग्लास 1.50, 1.5, म्यू फॉर डायमंड 2.40 respectively. The refractive index of diamond relative to water and the glass relative to diamond respectively are. हमें निकालना है, देखो ये वही क्वेश्चन है जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी कि अगर रिस्पेक्टिवली हमें निकालना आ जाए तो वहां पे हम कैसे निकालेंगे, दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी देखना, हमें निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड रिलेटिव टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड रिलेटिव टू वाटर रिप्रेजेंटेशन है ये। दूसरा आपको क्या निकालना है, एंड ग्लास रिलेटिव टू डायमंड, ग्लास का रिलेटिव टू डायमंड, नोटेशन ये रहेगी। अब ये नोटेशन के बाद ये किसके इक्वल होता है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। वैल्यू पुट ही करनी है, जस्ट वो आप कर दोगे, लेकिन रिस्पेक्टिवली अगर पूछा जाता है तो वो चीजें पता होनी चाहिए।
ठीक है। डायमंड का पुट करो, यहाँ पे कितना है 2.4 है। ग्लास का वाटर का कितना है 1.33 है। इसमें अगर देखेंगे ग्लास का कितना है आपके पास 1.5 है, और डायमंड के लिए आपका पास कितना है 2. ठीक है, कैलकुलेट करोगे इसको, कैलकुलेट आउट करने के बाद क्या मिलेगा, हाँ जी आंसर इसका क्रॉस चेक करना एक बारी, आंसर इसका आएगा ए। ठीक है, ए आंसर आएगा। ये जस्ट कैलकुलेशन है, ये तो कर सकते हो आप लोग, कैलकुलेशंस कर सकते हो या नहीं कर सकते, कर लोगे राइट। चल, तो यहाँ पे ये रिस्पेक्टिवली पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रे, मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रे लाइट इंसिडेंट ऑन ए स्लैब ऑफ थिकनेस टी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट टी के बराबर ही होगा। अगर हम इंसिडेंट कर रहे हैं एक स्लैब के ऊपर तो उसकी जिसकी थिकनेस कितनी है टी है, तो मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है उसके अंदर, टी ही हो सकता है। ठीक है, टी से कम ज्यादा यहाँ पे नहीं होगा, मैक्सिमम टी होगा, समझ गए। मैक्सिमम कितना रहेगा आपका टी रहेगा, बाकी कम हो सकता है, बाकी ऑप्शंस में कम दिख रहा है आपको। ठीक, चलिए, व्हाट इज द टाइम टेकन टू क्रॉस ए ग्लास ऑफ थिकनेस 4 mm एंड म्यू इज इक्वल टू 3 बाय लाइट। करिए क्वेश्चन, ट्राई करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, क्या कहा गया है, व्हाट इज द टाइम टेकन, टाइम हमें निकालना है टू क्रॉस द ग्लास ऑफ थिकनेस 1.4 mm एंड दिस म्यू, म्यू इज इक्वल टू होता है जी सी बाय लैम्डा। हमें निकालनी है टाइम, टाइम निकालना तो हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओह या नीचे क्या आएगा v, v निकालेंगे सबसे पहले c बाय म्यू, c इज वट इंटू 10⁸, दैट म्यू इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 10⁸। ये आ गया आपके पास क्या, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, SI में चल रहा है। टाइम निकालेंगे तो टाइम सेकंड में हमें बताना है, टाइम क्या होगा, देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ठीक है, डायरेक्शन ले लेंगे डिस्टेंस के साथ तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। डिस्टेंस हमें निकालना है तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू क्या निकालना था भाई, टाइम निकालना था। टाइम हमें निकालना है तो टाइम उधर जाएगा, ये आएगा डिस्टेंस बाय में वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना गिवन है आपके पास 4 mm, 4 मिलीमीटर, इसको भी करते हैं कन्वर्ट, 4 मिली में कितने होंगे, हाँ जी 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं -6, मिली में कितने होंगे आपके पास -3 होंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय v, v की वैल्यू कितनी है 10⁸, कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁸, कितना -11, और ये क्या निकाला हमने, टाइम निकाला है, दैट्स वाई दिस इज सेकेंड। 4 इंटू 10⁸, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर यहाँ तक बातें, ठीक है ओके, तो इसको नोट करेंगे क्वेश्चन को, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए अपना जो है कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।